हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? सबसे पहले तो आप सभी लोगों का मैं मनोज कुमार आपके अपने चैनल स्टडी IQIAS हिंदी पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे हों और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे स्तर पर लेकर के चलें। आप सभी को पहले तो विजयदशमी की, दशहरा की बहुत बहुत हार्दिक बधाइयाँ, शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हम लोग विजयदशमी के दिन आज अपनी 10वीं क्लास हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं टर्मोनॉमिक्स की, और इसमें हम लोग देखेंगे खाद्य सुरक्षा के बारे में। फूड सिक्योरिटी का एक टॉपिक है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे और यहाँ से यूपीएससी और स्टेट पीसीएस कई सारे महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों से पूछता है। तो दोस्तों, आज तैयार हो जाइए। टर्मोनॉमिक्स का आईएएस प्री 2024 को टारगेट करते हुए आज का अपना लेक्चर नंबर 10, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, सभी लोग जल्दी जल्दी तैयार हो जाइए। ध्यान रखिएगा, मैंने आप लोगों को पहले भी कहा है कि हम जो क्लास कर रहे हैं उसमें हम लोग पहले टॉपिक को डिस्कस करते हैं, यानी कि हर टॉपिक को ब्रीफ में प्रॉपर तरीके से डिस्कस करते हैं और उसके बाद उससे संबंधित अब तक के जितने भी आपके आए हुए क्वेश्चंस हैं, 15 साल से लेकर के 20 साल तक के जितने भी क्वेश्चंस हैं, उन सभी क्वेश्चंस को हम लोग एक एक करके इसमें कवर करने की, डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि आप लोगों का रिवीजन भी हो जाए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी हो जाए और टॉपिक की आपकी पढ़ाई भी हो जाए, ठीक है ना। तो आज चलिए सभी लोग जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। सभी लोग बहुत बहुत गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात एवरीबॉडी, हैप्पी दशहरा। आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना खाद्य सुरक्षा के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। और खाद्य सुरक्षा में हम ध्यान रखिएगा दोस्तों, 2 से 3 चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। एक, हम बात करेंगे खाद्य सुरक्षा क्या होती है, एक इसके बारे में, और इसको लेकर के खाद्य सुरक्षा को लेकर के भारत सरकार ने कौन कौन से प्रयास किए हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि पीडीएस और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, इन दोनों के बारे में हम लोग विस्तृत चर्चा करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले अगर हम इसमें जानने की कोशिश करें तो दोस्तों, सबसे पहले ये जानिए कि खाद्य सुरक्षा के बारे में क्या चीज होती है, किस तरीके से होता है और हमारे यहाँ किन किन चीजों पर फोकस किया गया है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो खाद्य सुरक्षा के संदर्भ में आज की डेट में देखा जाए तो जैसे हमारे देश की पॉपुलेशन बढ़ रही है, लगभग 143 करोड़ के आसपास हमारी जनसंख्या हो चुकी है, तो इतनी बड़ी जनसंख्या को लोग खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना बहुत ही टिपिकल टास्क है, लेकिन कराना तो है ही ना। सरकार अपनी जिम्मेदारियां निभाती ही है और हम सरकार से उम्मीद करते हैं कि वह जन कल्याण केंद्रित नीति को अपनाए। लेकिन बात यह आती है कि आखिर सरकार इसको लेकर के अपने प्रावधान क्यों बनाती है, कैसे बनाती है। तो इसमें खाद्य सुरक्षा का मतलब होता है सभी लोगों को खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित करना। ध्यान रखिएगा, लेकिन क्या इसके कोई राज्य के अपने कर्तव्य, राज्य की कोई व्यवस्था है? तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले अगर हम बात करें इसमें तो इसके राजनीतिक पहलू, ध्यान दीजिएगा, इसके राजनीतिक पहलू भी हमको जानना जरूरी है। राजनीतिक पहलू, और राजनीतिक पहलू के अंतर्गत हम देखें तो इसमें 2 राजनीतिक पहलू सामने आते हैं। एक आपका आता है मूल अधिकार को लेकर के। कौन सा? मूल अधिकार। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि खाद्य सुरक्षा क्या हमारे मूल अधिकार में शामिल है कि नहीं। तो ध्यान रखिएगा, मूल अधिकार भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 21 है, अनुच्छेद 21, उसमें इसका प्रावधान इंक्लूड है इनडायरेक्टली। कैसे इंक्लूड है? क्योंकि इसमें कहा गया है कि सभी नागरिकों को, सभी व्यक्तियों को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। ध्यान रखिएगा,
ये अनुच्छेद 21 में कहा गया है और सुप्रीम कोर्ट ने कई कई बार अपनी व्याख्याओं में इसके बारे में चर्चा की है कि हमें प्राणों की स्वतंत्रता और जीने की स्वतंत्रता है और उसके लिए अगर हमें भोजन की आवश्यकता पड़ती है और किसी कारण से हमारे पास भोजन उपलब्ध नहीं है तो यह सरकार का दायित्व है, सरकार का यह एक जिम्मेदारी है कि वो हमें इन सब चीजों को उपलब्ध कराए। पहला प्रावधान तो मूल अधिकार के स्तर पर है, इसको समझ लीजिए। और दूसरा जो प्रावधान है उसको भी समझ लीजिए। हमारे जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ध्यान रखिएगा, उसमें है आपका आर्टिकल 47 अनुच्छेद 47। इसमें भी इस बात की जानकारी दी गई है, बताया गया है कि राज्य का कर्तव्य क्या है। ध्यान रखना, यह हमारा अधिकार है और यह राज्य के कर्तव्य हैं। इसमें कहा गया है कि राज्य का कर्तव्य है कि वह प्रत्येक, ध्यान रखिएगा, वह प्रत्येक नागरिक को या प्रत्येक व्यक्ति को क्या उपलब्ध कराए, 2 से 3 चीजों की उपलब्धता सुनिश्चित करना चाहिए उसको। यह राज्य का कर्तव्य है। क्या? वह लोगों को पोषण उपलब्ध कराए, ध्यान रखना, वह लोगों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराए, ध्यान रखिएगा, स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराए, और तीसरा हम कह सकते हैं कि पोषण, स्वास्थ्य और एक अच्छा जीवन स्तर, ध्यान रखना, एक अच्छा जीवन स्तर इसमें उपलब्ध कराने की बात कही गई है और इसी में आपका खाद्य सुरक्षा पोषण के साथ इंक्लूड है। तो ये है दोस्तों खाद्य सुरक्षा का राजनीतिक पहलू, अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 47। ओके एवरीबॉडी, ध्यान रखिएगा, ये आपका एक क्या है, राजनीतिक पहलू है, आपका अधिकार है, राज्य का कर्तव्य है। आप चाहें तो इसके माध्यम से भी सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में अपनी बात रख सकते हैं कि हमारे पास किसी भी कारण से हमारे पास पर्याप्त खाद्यान्न उपलब्ध नहीं है और हमारी भूखे मरने की स्थिति आ गई है, अनुच्छेद 21 में चले जाइए, ठीक है ना। और राज्य का कर्तव्य तो है ही, उसका जन कल्याण की नीति है। ओके, तो ये एक कंसेप्ट है। अब इसके बाद आती है कि खाद्य सुरक्षा होती क्या है प्रॉपर तरीके से। क्या केवल खाद्यान्न की उपलब्धता ही खाद्य सुरक्षा है? अगर सोचिए खाद्यान्न बहुत महंगा हो और हमारी परचेज करने की कैपेसिटी में ना हो तो क्या वो खाद्य सुरक्षा मानी जाएगी? और कह लीजिए कि चलिए हम केवल आपको चावल दे दें, पेट भरने का साधन दे दें, लेकिन आपको पोषण ना मिले तो क्या वो खाद्य सुरक्षा मानी जाएगी? इसीलिए खाद्य सुरक्षा एक त्रिपक्षीय अवधारणा है। ध्यान रखिएगा, खाद्य सुरक्षा क्या है यहीं पर समझ लीजिएगा दोस्तों। खाद्य सुरक्षा एक त्रिपक्षीय अवधारणा है, ध्यान रखिएगा, त्रिपक्षीय अवधारणा, यानी कि एक तरफ पर्याप्त मात्रा में भोजन उपलब्ध होना चाहिए, ध्यान रखना, पर्याप्त मात्रा में भोजन की उपलब्धता यह आपका सुनिश्चित होना चाहिए, यानी कि जितनी हमें जरूरत है उतना होना चाहिए हमारे पास। नंबर 2, उचित कीमत पर होना चाहिए, यानी कि हमारी पहुंच होनी चाहिए, पहुंच, ध्यान रखना, एक्सेसिबिलिटी, कहीं ऐसा ना हो कि इतना महंगा हो कि हम खरीद ही ना पाए, एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कारक, भोजन ऐसा ना हो कि हमारे शरीर की जरूरत है और वो पूरी ही ना हो। तो भोजन कैसा होना चाहिए? पोषण युक्त होना चाहिए, ध्यान रखना, ध्यान रखिएगा, पोषण के साथ होना चाहिए, पोषण युक्त भोजन। ये 3 चीजें होती हैं आपके खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत, ना कि केवल भोजन की उपलब्धता। मात्र भोजन की उपलब्धता नहीं है डियर, तीनों चीजें हैं। हमारी पहुंच के अंदर होना चाहिए, जितनी जरूरत है उतना होना चाहिए और पोषण के साथ होना चाहिए, तब हम मानते हैं फूड सिक्योरिटी। ये ध्यान रखिएगा, इसको कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है खाद्य सुरक्षा में निम्न में से क्या क्या शामिल होगा? पर्याप्त मात्रा में भोजन, पोषण युक्त भोजन और उचित कीमत पर भोजन। बताइए तीनों में से कौन कौन से पक्ष इसमें शामिल किए जा सकते हैं? केवल 1, केवल 2, सभी 3 या उपरोक्त में से कोई नहीं? इस तरीके से आपका क्वेश्चन बन सकता है। तो मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? तो यह है आपका
खाद्य सुरक्षा की अवधारणा को लेकर के। अब बात आती है कि आखिर भारत सरकार ने इसको लेकर के क्या क्या प्रयास किए हैं, तो आपको बता देते हैं, यहीं पर ध्यान दीजिएगा। भारत सरकार ने खाद्य सुरक्षा को लेकर के कई सारे प्रयास किए हैं और शुरू से किए हुए हैं। भारत सरकार के प्रयास, ध्यान रखिएगा, भारत सरकार के प्रयास, जब से देश आजाद हुआ है, जब हमारे पास संसाधन नहीं थे, सोचिएगा, हमारा जो बैलेंस है, हमारे पास जो पैसा है, बिल्कुल ना के बराबर था, बहुत बुरी स्थिति में थे और लोगों की आकांक्षाएं, लोगों की जरूरतें बहुत सारी थी। उस कंडीशन में भी सरकार ने देश की आजादी के 5 साल के अंदर ही हमें ऐसी चीजें उपलब्ध कराने की कोशिश की जिससे कि हम अपने लिए कम से कम न्यूनतम स्तर पर भोजन की उपलब्धता को सुनिश्चित कर सके। एक बहुत अच्छा प्रयास, और उसको हम कहते हैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली। ध्यान रखिएगा। तो सरकार ने सबसे पहले क्या किया था, पीडीएस सिस्टम को लागू किया 1952 में। पीडीएस सिस्टम 1952 में। उसके बाद इसमें कई सारे चेंजेस आते चले गए, वो भी मैं डिस्कस करूंगा एक एक करके सारे चेंजेस। बस एक कर बात ध्यान रखिएगा, इनको आप लोग एक क्रम से याद कर लीजिएगा। तो सबसे पहले पीडीएस सिस्टम 1952 में, उसके बाद आरपीडीएस शुरू किया, आरपीडीएस रिवैम्प्ड, ध्यान रखना, सुधरी हुई पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, और ये 1992 में शुरू किया, यानी कि 40 साल बाद। उसके बाद तीसरे स्तर पर देखा जाए तो एक चीज और शुरू की, और वो है आपका डीपीडीएस, डीपीडीएस और टीपीडीएस, और ये दोनों के दोनों 1997 में शुरू किए, 5 साल बाद। डीपीडीएस का मतलब होता है डिसेंट्रलाइज, विकेंद्रीकृत, और टीपीडीएस का मतलब है टारगेटेड, लक्षित। ये यहां पर शुरू किए, और उसके बाद चौथे नंबर पर देखा जाए तो अंत्योदय अन्न योजना शुरू की सन 2000 में। ध्यान रखिएगा, तो इनको भारत सरकार ने शुरू किया था। अलग अलग समय में मैं इनकी पूरी डिटेल में व्याख्या करूंगा, इनके अंदर क्या क्या प्रावधान थे वो भी मैं डिस्कस करूंगा। बस मैंने एक सीक्वेंस में आपको याद करने के लिए तरीका मैंने बता दिया है, ठीक। और दूसरी तरफ सरकार ने, ये तो योजना थी, ध्यान रखना, उसके बाद सरकार ने 2013 में एक कानून बनाया, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, यह कानून बना दिया। इसके तहत सभी लोगों को खाद्य सुरक्षा का अधिकार दे दिया गया। ध्यान रखिएगा, इसके तहत क्या दिया गया, सभी लोगों को खाद्य सुरक्षा का कानून, खाद्य सुरक्षा का कानूनन अधिकार दे दिया गया। ध्यान रखिएगा, इस तरीके से सीक्वेंस वे में पढ़ने की कोशिश कीजिए। पहले फंडामेंटल राइट तो था, लेकिन फंडामेंटल राइट में स्पष्ट तौर पर नहीं लिखा हुआ था। ध्यान रखना, मूल अधिकार तो है, लेकिन कितने लोग सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अब ये क्या बना दिया, सिंपल सा आपका लॉ बना दिया, संसद के माध्यम से कानूनन अधिकार है। अब आप जाकर के लोअर कोर्ट में भी केस कर सकते हैं कि भाई मुझे खाना नहीं मिल रहा है, मेरे पास भोजन नहीं है, मेरे पास राशन कार्ड नहीं है, कोई व्यवस्था मुझे बना के नहीं दे रहा। मेरी बात समझ गया? तो ये सारी चीजें इसमें हुई हैं। ओके एवरीबॉडी, क्लियर? तो ये एक कंसेप्ट है, आपको ये प्रयास प्रॉपर तरीके से याद कर लेना चाहिए, ध्यान रखना। ओके, चलिए इसके बाद अगर हम बात करें तो एक चीज आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दशहरे के उपलक्ष्य में आज ही, और दशहरा की एक सेल कह लीजिए या दशहरा का एक ऑफर कह लीजिए आप लोगों के लिए। बैच 2 जो हमारा 23 तारीख से स्टार्ट हुआ है सुबह 8 बजे ऑलरेडी, उसमें अभी हमारी ओरिएंटेशन क्लास यानी कि एक बेसिक इंट्रोडक्शन चल रहा है। अगर आप लोग चाहते हैं इस बैच में एक अच्छा अपना रिजल्ट चाहते हैं, एक अच्छा रिजल्ट पाना चाहते हैं,
और पेमेंट में, फीस में भी थोड़ा सा आपको एक हेल्प मिल जाएगी। तो आप लोग देख सकते हैं कि जो हमारा सिल्वर कोर्स है 18 महीने की वैलिडिटी वाला, ध्यान रखिएगा, सोचिए उसकी फीस कितनी है, मात्र 21,999 रुपए, जो कि पहले 24,000 रुपए थी, अब 22,000, 2,000 रुपए का आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल गया है। और ये देखेंगे आपको 25,000 और यहां पर मात्र 28,000 रुपए में आपको 42 महीने की वैलिडिटी के साथ मिल रहा है। और किसी तरह की कोई सुविधा में कोई कटौती नहीं है। सारी क्लासेस मिलेंगी, क्लास का लेक्चर नोट्स मिलेगा, नोट्स मिलेंगे, टेस्ट सीरीज, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट, ठीक ना, टेस्ट सीरीज, इंटरव्यू सेशन, मेंस की आंसर राइटिंग प्रोग्राम, साथ के साथ मेंटरशिप प्रोग्राम मेंस का पूरा, जिसमें 4 महीने हम आपको मेंस के ड्यूरेशन में यहां बुला करके आपके साथ प्रॉपर तरीके से मेंस पर वर्क करेंगे, जिस साल आप प्री परीक्षा पास करेंगे। सोचिएगा, लेकिन यह सुविधा केवल आपके, सोचिए, 25 तारीख तक के लिए है। लेकिन इसकी शर्त यही है कि आपको इस कोड को यूज करेंगे तो ही यह मिलेगा, अन्यथा फीस आपको दोस्तों ज्यादा पे करनी पड़ेगी। हम चाहते हैं कि दशहरे पर इस पेमेंट में आप एडमिशन लें और जो पेमेंट बच रहा है उससे आप लोग आराम से दशहरा को सेलिब्रेट करें। देखिए, एक स्टूडेंट लाइफ में 2,000 रुपए भी बेटा बहुत कम नहीं होते, एक अच्छा खासा अमाउंट होता है। खासकर जिन लोगों के पास इतना भी पेमेंट नहीं है उनके लिए 2,000 रुपए बहुत बड़ी चीज है। एक मौका है, दशहरा के उत्सव को सेलिब्रेट करिए और हमारे साथ जुड़िए और अपना भविष्य उज्जवल कीजिए, ठीक है ना। और किसी तरह का कोई डाउट है, कोई समस्या है, कोई बात है, तो आप लोग मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, मुझसे बातचीत कर सकते हैं। ये टेलीग्राम लिंक, ये इंस्टाग्राम और ये मेरी मेल आईडी है। बहुत सारे बच्चे जो हैं कंटिन्यू मुझसे कांटेक्ट में रहते हैं, बातचीत करते हैं, पढ़ाई लिखाई के बारे में पूछते हैं, स्ट्रेटजी के बारे में पूछते हैं, कोई डाउट होता है उसके बारे में भी पूछते हैं। और कुछ लोग जो है आराम से कोई भी कोर्स परचेज करते हैं, स्टेट पीसीएस का कॉम्बो बैच परचेज करते हैं, बुक्स मटेरियल परचेज करते हैं, तब भी इस कोड को यूज करने पर आपको डिस्काउंट मिल जाता है। और ये मेरा टेलीग्राम लिंक है। ओके, क्लियर एवरीबॉडी? एनी डाउट कर लीजिए, आराम समझ लीजिए और जो भी समस्या हो उसको देख लीजिएगा। तो मैं बात कर रहा था कि कैसे कैसे सीक्वेंस बनाया गया। तो पीडीएस सिस्टम को लेकर के ये देखेंगे तो आपके अलग अलग स्टेज पर अलग अलग समय में, हालांकि वो मैंने लिखा दिया था, फिर भी मैंने यहां पर एक बनाया हुआ है। इस चार्ट को, इस सीक्वेंस को देखिएगा कि ये कैसे सिस्टम खाद्य सुरक्षा को लेकर के सरकार ने शुरू किया। सबसे पहले सार्वजनिक वितरण प्रणाली 1952 में, उसके बाद पुनर्गठित सार्वजनिक वितरण प्रणाली जिसको मैंने क्या नाम दिया था, RPDS, रिवैम्प्ड, 1992 में। यह 1997 में विकेंद्रीकृत डिसेंट्रलाइज DPDS, और यह भी 1997 में टारगेटेड TPDS, और उसके बाद अंत्योदय अन्न योजना AAY ये रही, और ये नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में। खाद्य सुरक्षा को लेकर के सरकार के एक सीक्वेंस है, एक प्रयास है, इनको सीक्वेंस में याद कर लीजिएगा। बात आती है कि आखिर इनमें हुआ क्या क्या था, किस तरीके से हुआ, क्या क्या प्रावधान थे। तो इसको हम एक एक करके देख सकते हैं और समझ लीजिएगा क्या क्या है। सबसे पहले अगर हम बात करें दोस्तों, तो पीडीएस के बारे में बात करते हैं 1952 का। हमने लोगों को खाद्य सुरक्षा, विशेषकर गरीब लोगों के लिए खाद्य सुरक्षा का प्रावधान किया था। इसमें ध्यान रखना, किसके लिए? भारत में गरीबों के लिए खाद्य सुरक्षा का केंद्र सरकार ने प्रयास किया था। खाद्य सुरक्षा का प्रयास किया गया इस योजना के माध्यम से, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से, ठीक है ना। इसमें प्रावधान क्या है वो समझ लीजिए। इसके अंदर प्रावधान यह है कि यह केंद्र सरकार की योजना है, लेकिन इसमें जो वितरण की जिम्मेदारी है, वितरण की जिम्मेदारी जो अनाज राशन की दुकानों के माध्यम से जो दिया जाएगा वो राज्य सरकार की है। बाकी फंडिंग से लेकर के सब कुछ आपका केंद्र सरकार का था और वितरण इसका था। क्लियर है? अब इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए थे वो आप देखिएगा।
इसके अंतर्गत 5 प्रकार की वस्तुएं इसमें शामिल की गई। 5 प्रकार की वस्तुएं इसमें शामिल की गई जो आप लोगों को उपलब्ध करानी थी बहुत कम कीमत पर। ठीक है ना। वो कौन कौन सी वस्तुएं हैं ध्यान रखिएगा। चावल, गेहूं, चीनी, मिट्टी का तेल और खाद्य तेल। ये 5 चीजें थी। गेहूं, चावल, चीनी, मिट्टी का तेल और खाद्य तेल, केरोसिन। इन सब को शुरू किया गया और इसमें कोशिश यह की गई कि जो सरकार की लागत आती है उस लागत का आधा पैसा इन गरीब लोगों से लिया जाएगा। लागत का आधा, ध्यान रखिएगा। तो यह इस समय कंसेप्ट किया गया, ध्यान रखना। और इसके बाद में ध्यान रखिएगा, इसके बाद में रिवैम्प्ड आरपीडीएस की प्रणाली शुरू की गई। रिवैम्प्ड, जैसे क्या नाम था हिंदी में, याद है ना, पुनर्गठित। ये रहा पुनर्गठित, ठीक है ना। तो इसको शुरू किया गया 1992, यानी कि 40 साल बाद। ठीक है ना। नबी, ये कैसे शुरू किया गया, कहां किया गया, कैसे किया गया? एक्चुअली में 40 साल बाद इनको सरकार को लगा के बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां तक अभी हमारी पीडीएस की सार्वजनिक वितरण प्रणाली की पहुंच नहीं है। तो इसमें दूर दराज के क्षेत्रों को शामिल किया गया। दूर दराज के और दुर्गम क्षेत्र, जैसे रेगिस्तान के क्षेत्र, पहाड़ी गांव जो हैं, पहाड़ी क्षेत्रों के अंतर्गत इन क्षेत्रों को शामिल किया गया। पहाड़ी क्षेत्र हैं, पहाड़ों में जाकर के 4, 6, 10, 5 लोगों ने अपने गांव बसा लिया, वहां तक वितरण प्रणाली पहुंची नहीं थी। या रेगिस्तान में बहुत दूर दूर तक गांव थे, वहां तक वितरण प्रणाली नहीं पहुंची। उन लोगों के लिए इसको शुरू किया गया था, कि लोगों के लिए शुरू किया गया। और खास बात क्या थी इसमें? इसमें जो मूल्य निर्धारित किया गया, मूल्य था आपका पीडीएस का, जो मूल्य था पीडीएस के मूल्य का आधा। ध्यान रखना, तो पीडीएस का जो मूल्य है उसका आधा इसमें निश्चित किया गया, ध्यान रखिएगा। और यह था सरकार की लागत का आधा। क्लियर हो गया एवरीबॉडी? तो पीडीएस, आरपीडीएस, ये दोनों चीजें शुरू हो गई। इसके बाद क्या हुआ उसको देख लीजिए। इसके बाद शुरू हुआ, उसके कुछ समय के बाद में ही आपके 1997 में 2 प्रयास किए गए। एक डीपीडीएस, डिसेंट्रलाइज्ड, विकेंद्रीकृत कहते हैं इसको, विकेंद्रीकृत। अब विकेंद्रीकृत में क्या है कि पहली बार राज्य सरकारों की जिम्मेदारी बढ़ा दी गई। इसमें क्या किया गया? राज्य सरकारों की जिम्मेदारी बढ़ाई गई। जो मैं पढ़ा रहा हूं उसी से संबंधित आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, और अगर इनके कंसेप्ट क्लियर नहीं हुए तो समझ लीजिए क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा। आधी अधूरी मन से चीजों से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते बेटा, चाहे वो आईएएस हो चाहे पीसीएस। अगर सपना देख रहे हो तो ढंग से अच्छी तरीके से करने का जज्बा भी आप लोगों के अंदर होना चाहिए, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा। इसमें अब जिम्मेदारी राज्यों को क्या दे दी गई? राज्यों को जिम्मेदारी यह दे दी गई कि अनाज का संग्रहण यही करेंगे। अब अनाज का संग्रहण करेंगे, यही अनाज की खरीद भी करेंगे, यही अनाज का वितरण भी करेंगे, यही राशन की दुकानों का प्रबंधन करेंगे, दुकानों का प्रबंधन करेंगे। पहले केवल वितरण का काम और राशन की दुकानों का काम केंद्र राज्य सरकार करती थी, बाकी उससे पहले संग्रहण और खरीद ये सब केंद्र सरकार करती थी, ध्यान रखिएगा। और अब इसमें बात आती है कि फिर राज्य केंद्र सरकार क्या करेगी?
इसके अंतर्गत केंद्र सरकार की जो जिम्मेदारी है, केंद्र सरकार इसमें क्या करेगी? केंद्र सरकार करेगी केवल और केवल इसमें वित्त पोषण, बोले पैसा देगी, सिर्फ वित्त पोषण। यानी कि केंद्र सरकार का काम केवल पैसे की उपलब्धता सुनिश्चित करना है और बाकी सारा काम राज्य सरकार का होगा। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। डीपीडीएस का मतलब क्या है। अब उसी के बाद ध्यान रखिएगा, दूसरा है वो है आपका टीपीडीएस, टारगेटेड, यानी कि लक्षित वितरण प्रणाली। लक्षित, इसका मतलब क्या था कि पहले जो गरीब थे उन गरीबों को लेकर के अब एक नई अवधारणा सुनिश्चित की गई कि यार केवल गरीब ही नहीं, गरीबी रेखा जो मानी गई है, सपोज दैट मान के चलिए कि 30 रुपए निर्धारित किया गया गरीबी रेखा। 30 रुपए के नीचे वाले गरीब हैं, 30 रुपए के ऊपर वाले गरीब नहीं हैं। तो अब खुद यहां पर सोचिएगा कि 30 रुपए वाले को तो सुविधा मिलेगी, लेकिन जो 31 रुपए कमा रहा है वो कितना अमीर हो जाएगा कि बाजार मूल्य पर चीजें खरीद सकता है। सोचिएगा, 1 रुपया ज्यादा इनकम है उसकी या 2 रुपए ज्यादा इनकम है, तो क्या उतने में वो बाजार मूल्य पर सामान खरीद सकता है? नहीं खरीद सकता। इसीलिए इसमें क्या किया गया, जरूरतमंद और उपभोक्ताओं की 2 श्रेणियां बनाई गई। ध्यान रखना, इसमें जरूरतमंद लोगों की 2 श्रेणियां बनाई गई। 2 श्रेणियां बनाई गई। कौन कौन सी, यहीं पर देख लीजिएगा। एक श्रेणी बनाई गई एपीएल की, एबव पॉवर्टी लाइन, और एक बनाई गई बीपीएल की। ये रहे, एक एपीएल वाली और एक बीपीएल वाली। सीधी सी बात है। अब 2 तरह के राशन कार्ड बनते हैं, एक बीपीएल कार्ड बनते हैं और एक एपीएल कार्ड बनते हैं। याद आ रहा है कि नहीं? तो यहां से शुरू हुआ 1997 से कि भाई कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बीपीएल में तो नहीं है लेकिन बहुत ज्यादा अच्छी कंडीशन भी नहीं है, तो उन लोगों के लिए एपीएल, और बाकी जो हैं उनको बीपीएल। ये बहुत गरीब है भाई। तो इस तरह के कंसेप्ट हमने 1997 में सरकार ने इसको किया था। एवरीबॉडी क्लियर है? अब इसके बाद देखा जाए तो आगे जाकर के कुछ परिवर्तन और भी हुआ। ध्यान रखिएगा, क्या परिवर्तन हुआ आगे समझिएगा। सन 2000 में सरकार ने एक योजना शुरू की, अंत्योदय अन्न योजना। अंत्योदय अन्न योजना। सोचना, अब यहां पर क्या किया गया कि भाई ठीक है, 30 रुपए वाले गरीब हैं और 31 रुपए वाले एपीएल बना दिए गए, लेकिन क्या जो 30 रुपए से नीचे कमाने वाले, मान के चलिए 30 रुपया, मैं ये नहीं कह रहा हूं कन्फर्म 30 ही रुपए है, मान के चलिए अगर गरीबी रेखा का पैमाना 30 रुपए है, तो ऐसे उससे नीचे वाले बहुत सारे लोग ऐसे भी तो होंगे जिनके 1 रुपए 2 रुपए 3 रुपए पर डे की इनकम होगी। तो क्या 30 रुपए वाले के बराबर वो कुछ सामान खरीद सकते हैं? नहीं खरीद सकते। तो इसका अंत्योदय का मतलब है गरीबों में भी सबसे निचले पायदान वाले लोग जो बहुत गरीब हैं। ध्यान रखना, तो इसमें किनको शामिल किया गया? ध्यान रखिए, गरीबों में सबसे निचले पायदान वाले, सबसे निम्न स्तर वाले, सबसे निचले पायदान वाले लोग, इनको कहा गया अंत्योदय। ये अंत्योदय है। बिल्कुल नीचे स्तर के लोग, बिल्कुल ही गरीब, जिनके पास कुछ भी नहीं है, ध्यान रखिएगा, उनको इस योजना में शामिल किया गया। और इस योजना में प्रावधान क्या किए गए वो ध्यान रखिएगा। प्रावधान यह किया गया कि इसमें प्रति परिवार 35 किलोग्राम अनाज प्रति परिवार प्रति माह मिलेगा। ध्यान रखिएगा, 35 किलो अनाज प्रति परिवार प्रति माह मिलेगा। और इस अनाज की जो कीमत होगी, प्राइस होंगे, वो क्या होंगे वो ध्यान रखिएगा। इसमें जो प्राइस हैं वो 3 तरीके के हैं।
ध्यान रखना, इसमें जो चावल मिलेगा वो चावल मिलेगा 3 रुपया प्रति केजी। गेहूं मिलेगा आपको बहुत कम कीमत पर 2 रुपया प्रति केजी के हिसाब से पर केजी। और इसमें मोटा अनाज मिलेगा, जो बाजरा, मक्का, ज्वार, इस तरह की जो चीजें हैं, मोटा अनाज मिलेगा, वो 1 रुपया पर केजी मिलेगा। ध्यान रखिएगा। और इसी मोटे अनाज को इस समय भारत सरकार किस नाम से पहचान रही है? श्री अन्न। ध्यान रखना, इसी मोटे अनाज को, सबसे ज्यादा पौष्टिक भोजन यही होता है। गेहूं चावल में इतनी पौष्टिकता नहीं होती, और पहले इसको गरीबों का खाना माना जाता था। आज अमीर इसको दुगने तिगने 4 गुने रेट पर खाते हैं, मल्टीग्रेन आटे के नाम पर। ठीक है ना, सुबह सुबह नाश्ते में ओट्स लेते हैं, वो सब इनमें इंक्लूड हैं। मल्टीग्रेन आटे में वो कुछ नहीं है बेटा, सब कुछ यही है। विभिन्न प्रकार के मोटे अनाजों को, बाजरा, जौ, मक्का, बाजरा, ज्वार, ठीक है ना, इन सबको मिला करके पीस दीजिए, मल्टीग्रेन बन गया। थोड़ा सा गेहूं मिला दीजिए, थोड़ा सा चावल मिला दीजिए, चना मिला दीजिए, हो गया मल्टीग्रेन। और वही सोचिए गेहूं से दुगने तिगने ग्रेड पर बिक रहा है। यही है। और सरकार ने इसके लिए कहा कि गरीब लोगों के लिए पौष्टिकता यहां से मिल जाएगी कम पैसे में। यानी कि अगर गरीब लोग मात्र मोटा अनाज 35 किलो लेंगे तो 35 रुपए मिल जाएगा पूरे महीने के लिए। यह कंडीशन इसमें की गई। तो यह था इसका कंसेप्ट। ओके, बस ध्यान रखिएगा, 35 किलोग्राम अनाज प्रति परिवार प्रति माह मिलेगा इसमें। तो यह सरकार का एक प्रयास था। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद देख लीजिए। इसके बाद सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम बनाया, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। ये रहा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। ये एक कानून बनाया गया खाद्य सुरक्षा के लिए। इसमें क्या किया गया, इसके अंतर्गत देखिए सरकार ने इस कानून के अंतर्गत क्या किया, समझिएगा। इसमें कई सारे सरकार ने प्रावधान किए, और यही प्रावधान ध्यान रखना दोस्तों, आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। पहली बार प्रावधान तो यह था कि इसमें ग्रामीण क्षेत्र के 75% लोगों को और शहरी क्षेत्र के लगभग 50% लोगों को शामिल किया गया है। इस योजना में, और एवरेज देखा जाए तो सब मिलाकर के 67.5% लोग हैं। इतने लोग इसमें शामिल किए गए, पहले पॉइंट। ठीक है ना। दूसरा, इसमें ध्यान रखिएगा क्या किया गया, इसमें लोगों की 2 श्रेणियां बनाई गई। 2 श्रेणियां बनाई गई। ध्यान रखना, एक एपीएल की और एक बीपीएल की। एपीएल की और दूसरी बीपीएल की। ठीक है ना। एपीएल के लिए क्या कहा गया, एपीएल के लिए प्रावधान इसमें जो किया गया वो ये किया गया कि इसमें 5 किलोग्राम अनाज प्रति व्यक्ति प्रति माह मिलेगा। इसमें ध्यान रखना, रियायती कीमत पर आपको अनाज मिलेगा 5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रति माह। ठीक है ना। जबकि अंत्योदय में क्या था, अंत्योदय में था 35 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति माह है, और यहां पर 5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रति माह। अगर आपके परिवार में 8 लोग हैं तो 40 किलो मिलेगा, अगर 4 लोग हैं तो 20 किलो मिलेगा, आप ले आइए। अगर बच्चे हैं तो आधा मिलेगा। ओके। बीपीएल में क्या किया गया, बीपीएल में भी इसकी 2 उप श्रेणियां बना दी गई। एक प्राथमिक बीपीएल, ध्यान रखना, एक बना दिए गए प्राथमिक बीपीएल, यानी कि गरीब तो हैं लेकिन थोड़े से उच्च स्तर के गरीब हैं, और एक अंत्योदय बीपीएल, अंत्योदय, जो बिल्कुल ही निम्न स्तर के गरीब हैं, अंत्योदय। ध्यान रखना, इनके लिए क्या किया गया, इनके लिए कहा गया, ध्यान रखिएगा, यहीं पर नोट कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
प्राथमिक बीपीएल के लिए कहा गया कि आपको 5 किलोग्राम अनाज मिलेगा, प्रति व्यक्ति मिलेगा और प्रति माह मिलेगा, सेम एपीएल की तरह। ध्यान रखिएगा। अब कहोगे फिर अंतर क्या है, बताते हैं। तो इसमें 5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रति माह मिलेगा। और अंत्योदय में क्या मिलेगा, अंत्योदय में पहले की तरह 35 किलोग्राम अनाज मिलेगा, प्रति परिवार मिलेगा और प्रति माह मिलेगा। अब इस परिवार में, अंत्योदय परिवार में अगर 2 लोग हुए तब भी 35 किलो मिलेगा और 8 लोग हुए तब भी 35 किलो मिलेगा। यहां पर क्या होगा, अगर यहां पर 2 लोग हैं तो 10 किलो मिलेगा, 8 लोग हुए तो आपको 40 किलो मिलेगा। मेरी बात समझ में आ गई। लेकिन अब इन दोनों के जो रेट हैं, ध्यान रखना, इन दोनों के जो रेट हैं वो पहले की तरह 3 रुपया, 2 रुपया और 1 रुपया पर केजी का लगेगा। यानी कि अब इसमें यह चेंज कर दिया गया। पहले बीपीएल को क्या मिलता था, पहले बीपीएल को मिलता था इससे कहीं ज्यादा, ये रेट केवल और केवल अंत्योदय वालों के लिए थे। अब ये दोनों के लिए रेट हो गए, इसके लिए भी और इसके लिए भी, दोनों के लिए रेट एक ही होगा इस योजना के तहत। एवरीबॉडी क्लियर है। पहले ये रेट केवल अंत्योदय वालों के लिए, अब दोनों के लिए। यही अंतर है। इनके लिए क्या है, लागत का आधा होगा और इन दोनों के लिए 3 रुपया, 2 रुपया और 1 रुपया किलो मिलेगा। बस ये इसमें प्रावधान किया गया। तो मेरी बात समझ में आई। अब केवल खाद्य सुरक्षा अधिनियम है, केवल इसमें इतने ही प्रावधान नहीं थे दोस्तों, इसमें और भी प्रावधान थे। उनको देख लीजिए क्या क्या प्रावधान है। अन्य प्रावधान देखिएगा, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अन्य प्रावधान, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अन्य प्रावधान क्या क्या हैं देखिए। नंबर 1, आपदा प्रभावित क्षेत्रों में कम से कम 3 माह तक निःशुल्क भोजन। ये रहा, 3 माह तक कम से कम निःशुल्क भोजन मिलेगा। अभी जो हमारे यहां कोरोना फैला, उसके लिए पहले ही यह प्रावधान काम कर रहा है। अगर सरकार अपने नाम पर ना करती तब भी सरकार को यह करना पड़ता, क्योंकि इसके तहत है इसमें शामिल और पूरे देश में ही आपदा थी, इसलिए 3 महीने का प्रावधान था। फिर धीरे धीरे बढ़ाया गया। अब तो अनिश्चित काल के लिए सरकार ने बढ़ा रखा है कि अब सरकार की योजनाओं के अनुसार चल रहा है। ध्यान रखना, इलेक्शन की वजह से कभी किसी वजह से, कभी किसी वजह से बढ़ाए जा रहे हैं। आज कोई आपदा नहीं है, फिर भी सरकार मुफ्त में दे रही है, इसलिए निःशुल्क 3 माह का भोजन था। दूसरा, इसमें महिलाओं के लिए प्रावधान था। महिलाओं के लिए प्रावधान, महिलाओं के लिए क्या है इसमें, महिलाओं के लिए 2 तरह की चीजें थी। ध्यान रखना, एक चीज तो यह थी कि 18 वर्ष से अधिक की महिला के नाम से राशन कार्ड बनेगा। यानी कि अब वो परिवार की मुखिया मानी जाएगी, परिवार की मुखिया वो लेडी मानी जाएगी। तो महिला सशक्तिकरण एक तरफ तो ये हो गया। दूसरा अन्य प्रावधान क्या है, जो प्रेग्नेंट है, ध्यान रखना, जिसे हम क्या कहते हैं, गर्भवती महिला है, गर्भवती है या बच्चों को दुग्ध पिलाने वाली है, ध्यान रखिएगा, गर्भवती है या स्तनपान कराने वाली महिला है, ध्यान रखिएगा। तो इनको क्या मिलेगा, इनको मिलेगा 1600 कैलोरी का भोजन मिलेगा। वो भी अगले 6 माह तक मिलेगा, 6 माह तक निःशुल्क मिलेगा।
सोचिएगा, इनके लिए ये मिलेगा। और दूसरा एक चीज और ध्यान रखिएगा, यहीं पर ध्यान रख लीजिएगा, इसी में अगर उसके बच्चा पैदा हुआ है तो सोचिएगा 6 माह तक क्या मिलेगा, 1,000 रुपया प्रति माह, यानी कि कुल उसको खर्च पानी के लिए मिलेंगे, पोषण के लिए। यह ध्यान रखेगा, 6 माह तक भोजन मिलेगा ही मिलेगा और 1,000 रुपया अलग से उसको मिलेंगे। ठीक। अब इसके बाद तीसरी कंडीशन क्या है, बच्चों के लिए क्या है, बच्चों के लिए जो 6 माह से है, 6 माह से लेकर के 6 वर्ष तक उसको 2 वक्त का भोजन मिलेगा। वो किससे, आंगनवाड़ी स्कूलों के माध्यम से मिलेगा। ठीक। और दूसरा जो 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक का है तो इसे क्या मिलेगा, मिड डे मील मिलेगा, 1 वक्त का भोजन, 1 वक्त का भोजन मिलेगा। यानी कि 10th क्लास तक करते करते क्या कंडीशन हो जाए, 10th क्लास नहीं तो कम से कम 8th क्लास तक आते आते क्या हो जाएगा, उसको ये सब चीजें मिलेंगी। एक टाइम का भोजन कम से कम 8वीं क्लास तक उसको मिलेगा ही मिलेगा। ये सरकार के इसके प्रावधान हैं। ओके, तो ये सरकार ने ये सब किया। ठीक है। बाकी अन्य जो समस्याएं धीरे धीरे उसको सुधारने की कोशिश की जा रही है, भ्रष्टाचार से लेकर के, लीकेज से लेकर के अन्य जो समस्याएं हैं कि भाई दुकान कम देर के लिए खुलती है, ठीक है ना, या रास्ते में से लोग बेच देते हैं, गरीबों को मिलता नहीं है, उसके लिए सरकार लगातार बायोमेट्रिक सिस्टम बनाने की कोशिश कर रही है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने की कोशिश कर रही है, आधार कार्ड को कंपलसरी कर रही है। धीरे धीरे उसमें सुधार हो रहे हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। तो ये एक प्रावधान है जिसको आप लोगों को ध्यान देना चाहिए, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनेंगे। और अगर इससे लेकर के कोई भी व्यवस्था में कोई समस्या है, कोई भी चीज है, तो उसके लिए आपके हर जिले के स्तर पर एक हमने क्या बना दिया गया है, इसका शिकायत निवारण तंत्र भी बनाया गया है। जिला के स्तर पर अगर कोई समस्या है तो वहां पर शिकायत भी कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये आपके सरकार के खाद्य सुरक्षा को लेकर के किए गए प्रावधान हैं। इन सबको पढ़ लीजिए, देख लीजिए, आपका काम हो जाएगा। अब इसके बाद अगर देखेंगे तो यहां पर आपके आए हुए क्वेश्चंस हैं, ये ध्यान रखिएगा। पहला क्वेश्चन देखेंगे तो भारत में खाद्य प्रबंधन का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है। 2020 का क्वेश्चन पूछा गया, खाद्य प्रबंधन, फूड मैनेजमेंट, खाद्यों का वितरण खाद्य प्रबंधन में आता है कि नहीं आता, खाद्यान्नों की खरीद, ठीक है ना, खाद्यान्नों का बफर स्टॉक का रखरखाव, खाद्यान्नों का निर्यात। बताइए खाद्य प्रबंधन में क्या क्या आता है जिसकी वजह से हम खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। बफर स्टॉक को रखना, खरीदना और बांटना, या निर्यात करना, चारों में से बताइए क्या है। आंसर डी, निर्यात करना खाद्य प्रबंधन नहीं है। खाद्य प्रबंधन है, खाद्य सुरक्षा का प्रबंधन है कि हम वितरण करें, हम खरीदें और उसको भंडार करके रखें। यह सरकार के काम है। क्लियर है एवरीबॉडी। दूसरा क्वेश्चन, भारत में खाद्यान्न उत्पादन में लगभग आत्मनिर्भरता प्राप्त हो गई है, 2003 का क्वेश्चन है। यानी फूड सिक्योरिटी में लगभग आत्मनिर्भरता उत्पादन में प्राप्त कर चुका है। भारत अब थोक मात्रा में खाद्यान्न का आयात नहीं करता है, आयात नहीं करता, यानी अब उतना नहीं करता जितना पहले करता था। अब बताइए दोनों में से कौन सा कथन सही है। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है परंतु आर गलत है और ए गलत है, आर सही है। बताइए, यह क्वेश्चन मैं आप लोगों से पहले भी पूछ चुका हूं, मैं फिर से पूछ रहा हूं। ओके एवरीबॉडी। तो आंसर क्या हो गया, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है और ये उसकी व्याख्या करता है। क्योंकि हम आत्मनिर्भरता प्राप्त कर चुके हैं तो हमें उतनी बड़ी मात्रा में मंगाने की आवश्यकता नहीं है। हम केवल उन्हीं चीजों को मंगाते हैं जो हमारे यहाँ कम पैदा होती हैं। बाकी गेहूं चावल सफिशिएंट है हमारे यहाँ, गेहूं चावल आलू
सफिशिएंट हैं, सब्जी वब्जी खूब पैदा करते हैं, बल्कि हम तो और निर्यात करते हैं। केवल दालें मंगाते हैं या खाद्य तेल मंगाते हैं, थोड़ा बहुत। क्लियर हो गया? निम्न कथन से हम क्या समझते हैं? भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा प्राप्त कर ली है, परंतु पारिवारिक सुरक्षा प्राप्त नहीं की है। इसका मतलब क्या है? प्रत्येक परिवार को अंतःस्थ बफर स्टॉक उपलब्ध नहीं है। बताइए, क्या प्रत्येक परिवार को बफर स्टॉक मतलब प्राप्त नहीं है? इसका मतलब यह है। नंबर 2, खाद्यान्न उत्पादन वृद्धि दर्शाता है, परंतु प्रति व्यक्ति उपलब्धता घटी है। खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि तो हुई है, लेकिन हर व्यक्ति की जो हिस्से में आता है उसमें जो उपलब्धता है वो कम हुई है। गरीबी से नीचे की रेखा में व्यक्तियों की संख्या बढ़ी है, यानी बीपीएल की लोगों की संख्या बढ़ गई है। इसका मतलब यह है। या खाद्यान्न स्टॉक पर्याप्त है, परंतु सभी परिवारों को उसे प्राप्त करने की सामर्थ्य नहीं है। इसका मतलब क्या है? सभी परिवार उससे प्राप्त नहीं कर सकते। आंसर डी ये रहा, सामर्थ्य नहीं है, ये रहे। इसका मतलब उनके पास पहुंचा नहीं है, पैसा नहीं, मतलब पहुंच नहीं है, जो मैंने पहले ही बताया था। यानी पर्याप्त तो है लेकिन पहुंच नहीं है, यानी लोगों के पास इतनी इनकम नहीं है। ये 2008 का क्वेश्चन है, तभी तो जाकर के 2013 में कानून बनाया गया कि हर व्यक्ति खरीद सके, 1 रुपया 2 रुपया 3 रुपया किलो के हिसाब से। केवल अंत्योदय वाले खरीद पा रहे थे, लेकिन क्या बीपीएल भी खरीदने की क्षमता में थे? नहीं थे। इसलिए 2013 में हमने कानून बनाया। फिर नंबर 4, राज्य खाद्य आयोग स्टेट फूड कमीशन की स्थापना किस कानून के अंतर्गत होती है? 2020 का क्वेश्चन है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2019, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2020, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए आपके कौन कौन से कानून बने हैं इनमें से? आंसर डी, यही तो बना है, ये तो बने ही नहीं है, तो इसलिए आंसर हो ही नहीं सकते। इसमें राज्य खाद्य आयोग बनाया गया है, राज्यों के खाद्य के बारे में आपको क्या करेगा? सिफारिशें देगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? 2017 क्वेश्चन है, कौन सा कथन सत्य नहीं है? नंबर 1, 67% जनता को कानूनी रूप से सब्सिडी वाले खाद्य प्रदान करती है। नंबर 1। नंबर 2, यह 75% ग्रामीण जनसंख्या और 50% शहरी जनसंख्या को आच्छादित करती है। इसमें केवल 2 अनुच्छेद हैं जो कीमत की समस्या और भोजन की पौष्टिकता के स्तर को निर्धारित करती है। उपरोक्त सभी यानी कि सभी गलत हैं, या इनमें से कौन सा गलत है? बता दीजिए। आंसर ये तो बिल्कुल सही है। 76% जनता हमारी इसमें कवर है, ग्रामीण क्षेत्र की 75 और शहरी क्षेत्र की 50। ये बिल्कुल दोनों स्टेटमेंट सही हैं। ये गलत है कि कीमत की समस्या और भोजन की पौष्टिकता के स्तर को, केवल 2 ही बातें हैं? नहीं, आपदा प्रबंधन भी है, ठीक है ना, मुफ्त भोजन भी है, केवल पौष्टिकता और कीमत ही नहीं है, बल्कि अवेलेबिलिटी भी है। 3 चीजें मैंने आपको बताई हैं, वही तीनों चीजें इसमें अवेलेबल है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 2018 का क्वेश्चन, केवल वही परिवार सहायता प्राप्त खाद्यान्न लेने के पात्र होंगे जो गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी में आते हैं, यानी केवल बीपीएल परिवार इसमें शामिल होंगे। नंबर 2, परिवार में 18 या उससे अधिक उम्र की महिला ही राशन कार्ड निर्गत किए जाने के प्रयोजन से परिवार की मुखिया होगी, यानी कि 18 वर्ष और उससे अधिक की महिला के नाम पर ही राशन कार्ड बनाया जाएगा। गर्भवती महिलाएं और दूध पिलाने वाली माताएं गर्भावस्था के दौरान और उसके 6 महीने बाद तक प्रतिदिन 1600 कैलोरी का भोजन प्राप्त राशन घर ले जाने के हकदार होंगी। बताइए, सही कूट का चयन कीजिए। केवल 1 और 2, 1 और 3, केवल 2, केवल 3। बताइए कौन सा सही है? बताइए। ये वाला, और इसमें जो है ये 1600 कैलोरी का जो भोजन वाला है, गर्भवती महिला, दूध पिलाने वाली माता गर्भावस्था के दौरान 6 महीने तक घर ले जाने के हकदार हैं। ये ध्यान रखिएगा, क्या केवल घर ले जाने के हकदार हैं या अपने लिए उपयोग के हकदार हैं? सोचिएगा।
इसके साथ साथ में ध्यान रखना, इसके साथ साथ में आपको 6,000 रुपए का भी प्रावधान है पोषण के लिए। ये दोनों चीजें हैं, ध्यान रखना। भोजन तो है ही है, साथ के साथ केवल घर ले जाने के लिए नहीं है कि घर में ले जाइए सबके लिए बांट दीजिए, नहीं, वो केवल अपने लिए है। और दूसरा, इसमें 1,000 रुपए पौष्टिक तत्व के लिए भी मिलेगा, जिससे कि आप अपने दूध वगैरह का इंतजाम भी कर लें। ये इसका कंसेप्ट है। ठीक, ये रहे आज के आपके क्वेश्चंस, आपका टॉपिक, आपका कंसेप्ट। एवरीबॉडी, ये मेरा कांटेक्ट है। जिस किसी व्यक्ति को मुझसे जुड़ना है या कोई भी क्वेश्चन पूछना है, कोई भी बात डिस्कस करनी है, तो आप लोग कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो आज की क्लास हम यहां पर खत्म करते हैं। कल हम टॉपिक डिस्कस करेंगे इंडस्ट्री, ध्यान रखना। इंडस्ट्री क्यों, इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री वाला, उस चैप्टर को हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके कंसेप्ट को भी डिस्कस करेंगे, उसकी योजनाओं को भी डिस्कस करेंगे, साथ के साथ आपके प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चंस को भी साथ के साथ डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, एंजॉय ऑल ऑफ यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।